नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का जोश और जज्बा मुल्क में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी देखा जा रहा है और उन्हें इस सिलसिले में अब तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा पोस्ट कार्ड पैगामात मौसूल हो चुके हैं। इतवार को मन की बात प्रोग्राम में हमवतनों से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के अमृत महोत्सव का जोश सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं है। मुझे हिंदुस्तान के दोस्त ममालिक क्रोएशिया से भी 75 पोस्ट कार्ड मिले हैं। क्रोएशिया के ज़ाग्रेब में तुलबा ने 75 कार्ड हिंदुस्तान के लोगों के लिए भेजे हैं और अमृत महोत्सव की मुबारकबादी है। आप तमाम हमवतनों की तरफ से मैं क्रोएशिया और वहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान, बच्चों, तुलबा और दीगर लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा पोस्ट कार्ड पर अपनी तजावीज़ और जज्बात लिख कर भेजे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। मैंने मन की बात के श्रोताओं के लिए कुछ पोस्टकार्ड छांटे हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे यह एक असम के गुवाहाटी से रिद्धिमा स्वर्गियारी का पोस्टकार्ड है। रिद्धिमा क्लास 7 की स्टूडेंट है और उन्होंने लिखा है कि वो आजादी के 100वें साल में एक ऐसा भारत देखना चाहती हैं जो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश हो, आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त हो, 100% साक्षर देशों में शामिल हो, 0 एक्सीडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तकनीक से फूड सिक्योरिटी में सक्षम हो। रिद्धिमा, हमारी बेटियां जो सोचती हैं, जो सपने देश के लिए देखती हैं, वो तो पूरे होते ही हैं जब सबके प्रयास जुड़ेंगे। आपकी युवा पीढ़ी इसे लक्ष्य बनाकर काम करेगी तो आप भारत को जैसा बनाना चाहती है वैसे जरूर होगा। एक पोस्टकार्ड मुझे मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी 30 जनवरी को मुल्क महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि यानी कि डेथ एनिवर्सरी शहीद दिवस के तौर पर मना रहा है। राजघाट में वाक़ समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस कायद राहुल गांधी समेत कई कायदीन पहुंचे। हालांकि महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर सियासत भी देखने को मिली। शहीद दिवस के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा हूं। उनके आदर्श विचारों और उन्हें जिन चीज़ों ने मशहूर बनाया, लोगों में मकबूल बनाया, उन पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूं। बापू की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सदा सुख भंजन
पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अपील की है कि अदालत इस मामले में नए फैक्ट्स के साथ एफआईआर दर्ज करने के अहकाम जारी करे ताकि इसकी जांच की जा सके। एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने अपनी इस अपील की एक कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट भी की है। शर्मा ने न्यूयॉर्क टाइम्स के उस खुलासे का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान ने इसराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है। शर्मा ने कहा कि डील में लगा जनता का पैसा वसूलने के लिए जांच हो और इस एफआईआर में नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया जाए। गुज़िश्ता 4 सालों में बेतहाशा बेरोजगारी पर मबनी एक रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत की तरजीह रोजगार होना चाहिए लेकिन वो मुल्क के शहरियों की जासूसी करने में मसरूफ है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए नौजवानों के लिए मुलाजिमत, लेकिन बीजेपी हुकूमत की तरजीह शहरियों की जासूसी है। मुल्क को नौजवान एजेंडा चाहिए, मुल्क को नौजवानों के लिए रोजगार का रोड मैप चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसके मुताबिक मुल्क में 3 करोड़ 30 लाख नौजवान बेरोजगार हैं और यह तादाद लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। पंजाब में कांग्रेस की 8 कैंडिडेट्स की आखिरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें नवां शहर के एमएलए आनंद सिंह, अटारी के तरसेम डीसी और जलालाबाद के एमएलए रमिंदर आंवला का टिकट काट दिया गया। कांग्रेस ने बरनाला से साबिक वजीर पवन बंसल के बेटे मनीष बंसल को टिकट दे दिया है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला फैसला सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से लड़ाने का रहा, जिन्हें चमकौर साहिब के बाद भदौर सीट से भी कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की मालवा में सेंधमारी की कोशिश है जो पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का गढ़ बना था। वहीं अकाली दल भी मालवा के सहारे फिर से इख्तिदार पाने की कोशिश में जुटा था। मालवा में सबसे मजबूत पार्टी आम आदमी पार्टी को वहां पे टक्कर कांग्रेस पार्टी देगी। पिछले इंतखाबात में सबसे ज्यादा इस इलाके में मालवा में 69 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस वहां से 40 सीटें जीती थी लेकिन आम आदमी पार्टी से उन्हें कड़ी टक्कर मिली थी। आम आदमी पार्टी कुछ वोटों के फर्क से ही हारी थी। आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जीती जिनमें 18 अकेली मालवा से जीती थी। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिद्धू के लिए यह पंजाब की लड़ाई नहीं है, उनकी सिर्फ एक ही लड़ाई है सीएम के ओहदे के लिए। वहीं उन्होंने शहीदों को याद कर नया ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में हुकूमत बनती है तो किसी सीएम या बड़े कायद की तस्वीर नहीं लगेगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें ही लगेंगी। भगवंत मान को कट्टर ईमानदार कहा जाना जो कहीं न कहीं विरोधियों को अच्छा नहीं लग रहा। कट्टर ईमानदार की डेफिनेशन क्योंकि वो इसलिए कि जब मैं इनको कहता हूं कि वो कट्टर ईमानदार हैं तो उनको लगता है कि वो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो वो डिफरेंस बड़ा साफ हो जाता है। वो लोग कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। हर फाइल साइन करने के पहले देखते हैं इसमें कितने पैसे कमा लूं, कोई उनसे मिलने आता है इससे कितने पैसे नोच लूं। वो केवल और केवल पैसा लूटने के बारे में सोचते हैं। और ये आदमी केवल और केवल पंजाब के बारे में सोचते हैं। भगवंत मान को कट्टर ईमानदार कहा जाना जो कहीं तो दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे
कि दिल्ली के हर दफ्तर में, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें। जितनी बार हम उनको देखेंगे उनके संघर्ष हमें याद आएगा, उनकी कुर्बानी याद आएगी और उनके विचार याद आएंगे। तो दिल्ली सरकार, मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पे चलेगी। पंजाब सरकार भी शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पे चलेगी। तो दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे। बीजेपी ने मणिपुर असेंबली इंतखाबात के लिए सभी 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस बार बीजेपी ने 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी टिकट दिया है। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह खुद हिंगांग असेंबली सेगमेंट से इलेक्शन लड़ेंगे। मणिपुर में 2 मरहलों में 27 फरवरी और 3 मार्च को इंतखाबात होने हैं। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान होते ही मणिपुर में कई जगह मुजाहरे शुरू हो गए, कई कायदीन के टिकट काटे भी गए। इससे नाराज बीजेपी के कारकुनों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सीएम बीरेन का पुतला फूंका और मुजाहरे किए। कांग्रेस पार्टी ने इतवार के रोज 61 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इसमें तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें मरहले के उम्मीदवार शामिल हैं। लिस्ट में 24 खवातीन हैं। प्रियंका गांधी ने उम्मीदवारों में 40% टिकट खवातीन को देने का वादा किया था। कांग्रेस ने अब तक जुमला 316 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें से 127 टिकट खवातीन को दिए गए हैं। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां हफ्ते की रात शुरू हुए 2 एनकाउंटर में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलवामा में हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर जाहिद वानी समेत 4 मुबैना दहशतगर्द ढेर हुए हैं। इनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है। दूसरा एनकाउंटर बड़गाम के चिनारे शरीफ इलाके में हुआ। यहां एक दहशतगर्द मारा गया, वो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। उसके पास से एक AK-56 राइफल मिली है। इससे पहले जुमे के रोज गंदरबल पुलिस ने 24 नेशनल राइफल्स और CRPF की 115 बटालियन की टीमों के साथ 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। लोगों को 2 जगह स्पेसिफिक इनपुट मिला था, जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। बडगाम में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं, जैश का टॉप कमांडर था और इसका भाई भी जो है मीर जो की 1 प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है। और उसी का भाई जाहिद वानी है, 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व था। और समीर जाट के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट की जेश का चीफ था पूरे वैली का। और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और मैं सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को सब मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसके लिए। और मैं जेसी से रिक्वेस्ट करता हूँ। Thank you and good afternoon, ladies and gentlemen. To begin with, I would like to compliment the entire team of security forces which were part of this operation last night under most challenging and trying circumstances.
as you're aware that these ops and this particular op was not an isolated operation. This was part of a series of human intelligence-based operations that have been undertaken in 15 Corps in the past few months. This, of course, with this success, and as IGP Saab has said, we have taken a very important step in neutralizing the threats of Jaish-e-Mohammed in this area. I would like to briefly highlight that with neutralization of Zahid Manzoor Wani, who was the chief of Jaish-e-Mohammed in this entire area, we have actually eliminated one of the masterminds of various IED attacks that have taken place over the years since 2017. And including, as you might recall, in Duniari and in Pulwama Circular Road, etc. More importantly, he was also involved in recruitment, extensive recruitment of young boys. He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the... हम लोगों को 2 जगह इसमें इनपुट मिला था, जिस पर ऑपरेशन ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगांव में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए। जयपुर में एक दर्दनाक हादसे में 3 मासूम जिंदा जल गए। यहाँ के जवार रामगढ़ इलाके में आज सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से यह हादसा हुआ। हादसे में बच्चों को बचाने गए एक नौजवान की भी जलकर मौत हो गई। मरने वाले तीनों बच्चों की उम्र 2 से 5 साल बताई जा रही है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की मदद से करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग जमवा रामगढ़ के धुलारवजी गांव में सुबह 9 बजे लगी। आग लगते ही वहां भगदड़ मच गई और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के खानदान बाहर निकलकर भागे। भगदड़ में मजदूरों के 3 बच्चे फैक्ट्री के अंदर ही फंस गए। मौके पर मौजूद फैक्ट्री मालिक शंकर लाल का भतीजा रमेश उर्फ कालू, जिसकी उम्र 25 साल बताई गई है, वो बच्चों को निकालने अंदर गया, मगर शदीद आग की चपेट में आने से उसकी भी मौत हो गई। आग पर काबू पाने के बाद चारों की लाशों को बाहर निकाला गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII पिछले 4 महीनों से लगातार बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। जनवरी महीने में उन्होंने 37,721 करोड़ रुपए की विड्रॉल किया। हालांकि घरेलू इन्वेस्टर्स लगातार शेयर खरीद रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में घरेलू इन्वेस्टर्स यानी DII ने 18,279 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 25 जनवरी को हुआ था, जो 4,534 करोड़ रुपए था। FII ने सबसे ज्यादा विड्रॉल भी उसी दिन किया है, जो 7,094 करोड़ है। उस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स हालांकि 350 पॉइंट से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ था। इसके बाद FII ने 27 जनवरी को 6,266 करोड़ जबकि 28 जनवरी को 5,045 करोड़ रुपए का विड्रॉल किया। जनवरी में अब तक के कारोबार में इन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 4 दिन शेयर्स की खरीदारी की है। इसमें सबसे ज्यादा खरीदारी 4 जनवरी को हुई थी, जो 1273 करोड़ की थी। आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर महीने में FII ने 35,493 करोड़ रुपए का विड्रॉल किया, जबकि DII ने 31,231 करोड़ रुपए की खरीदारी की। नवंबर महीने में बैरूनी इन्वेस्टर्स ने 39,901 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू इन्वेस्टर्स ने 30,560 करोड़ रुपए के शेयर्स की खरीदारी की। ऐसे ही आंकड़े बताते हैं कि FIIs लगातार मार्केट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के केसेस में मामूली कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 24,95,811 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 7,565 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर अफराद का मजमूई आंकड़ा 37,37,54,516 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 56,77,697 हो गई। दुनिया में फिलहाल 7,30,10,393 अफराद का इलाज जारी है।
हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में यानी आज सुबह 8 बजे तक 2,34,000 नए कोरोना मुतासरीन मिले। वहीं 893 लोगों की मौत हुई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 3,51,000 लोग रिकवर भी हुए। जुमे के रोज 2,35,000 केसेस और 871 अमवात दर्ज की गई थी, यानी पिछले दिन के मुकाबले नए केसेस कुछ कम हुए हैं। पिछले 9 दिनों से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। तीसरी लहर के दौरान 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,37,000 नए केसेस मिले थे। फिलहाल मुल्क में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद 18,77,000 है। वबा की शुरुआत से अब तक मुल्क में करीब 4 करोड़ 10 लाख लोग इस इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के नए मामलों के बीच मुल्क में 75% से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन का टोटल वैक्सीनेशन हो गया है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर बधाई दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सभी एडल्ट्स में 75% को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। इस अहम कामयाबी के लिए हमारे मुल्क के सभी शहरी मुबारकबाद के हकदार हैं। उन सभी पर हमें फख्र है जो हमारे वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बना रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में अब बड़ा खतरा ब्रेन स्ट्रोक का है। इन्फेक्शन के बाद कमजोर हुए दिमाग की नसें फट रही हैं, जिससे मरीजों की हालत बिगड़ रही है। बिहार के अस्पतालों में कोरोना से ठीक हुए लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने तो कोरोना मुतासरीन में तेजी से बढ़ रहे ब्रेन स्ट्रोक के मामलों पर स्टडी का उसे सब्जेक्ट बताया। IGIMS में 15 दिनों में ब्रेन स्ट्रोक के 42 मामले आए हैं और उसमें 30 में पोस्ट कोविड का इंडिकेटर है। कोरोना की दूसरी लहर में पोस्ट कोविड में ब्रेन स्ट्रोक का मामला नहीं आया था। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बिहार में लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिसमें अब नई मुश्किल ब्रेन स्ट्रोक की आ रही है। पटना में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। IGIMS में इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के मामलों ने डॉक्टरों को भी चौंका दिया है। हफ्ते के रोज एक ही दिन ब्रेन स्ट्रोक के 8 नए मामले आए, जबकि 35 मरीज हाल ही में भर्ती हुए थे। 15 दिनों के अंदर 42 से ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक के मरीज भर्ती हुए। IGIMS के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में जिस तरह से कोरोना मुतासरीन में ब्रेन स्ट्रोक का मामला आ रहा है, ये जांच का सब्जेक्ट है। 2021 में भी कोविड था, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के ऐसे मामले नहीं आए थे। इस बार 15 दिनों में ब्रेन स्ट्रोक के 42 मामले आए, जिसमें से 30 में कोरोना का साइड इफेक्ट दिख रहा है। बाकी 12 मरीजों को कोरोना नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बिना अलामत वाला इन्फेक्शन रहा हो। डॉक्टर मंडल का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि इन्फेक्शन से दिमाग की नसें कमजोर हो गई हो और फिर वो ब्लड के प्रेशर से फट रही हो। ऐसे मामलों में तफसीली स्टडी होनी चाहिए। पटना के नरेश प्रसाद गुप्ता को भी कोरोना के बाद ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। जुमे के रोज उनकी मौत हो गई। पटना एम्स के कोरोना नोडल डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि ब्रेन स्ट्रोक से ही नरेश की मौत हुई है। कोरोना का इन्फेक्शन भी भारी पड़ा है। कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन पर शुरू हुई मुखालिफत वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के घर तक पहुंच गई है। दारुल हुकूमत ओटावा में मुजाहिरीन ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रूडो के घर को घेर लिया है। हालांकि इसके पहले ही खानदान समेत वो घर छोड़कर सीक्रेट लोकेशन पर चले गए। फ्रीडम कॉन्वॉय नाम से चल रहा है ये मुजाहरा मुल्क में कोरोना वैक्सीन को कंपलसरी किए जाने और लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में बर्फीला तूफान केनान भयानक तबाही मचा रहा है। तूफान की वजह से लगभग 7 करोड़ लोग आफत में पड़ गए हैं। न्यूयॉर्क और बोस्टन की बिजली गुल हो गई है, जिसकी वजह से शहर की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मेरीलैंड,
रोड आइलैंड और वर्जीनिया रियासतों में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस इलाके में 4 साल बाद इतना बड़ा तूफान आया है। हफ्ते के रोज नेशनल वेदर सर्विसेज ने इस बॉम्ब साइक्लोन को लेकर इंतबाह जारी किया था। न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर भी 4 इंच से ज्यादा मोटी बर्फ की परत जम गई है। शहर के मेयर एरिक एडम्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लोगों को घरों पर ही रहने की रिक्वेस्ट की। हालांकि इतनी बर्फबारी के बीच टाइम स्क्वायर पर कुछ लोग बिना कपड़ों के कॉबॉय स्टाइल में गिटार बजाते हुए घूमते नजर आए। वहीं अलग अलग तस्वीरें इन इलाकों से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। नॉर्थ कोरिया ने इतवार के रोज एक बार फिर मिसाइल टेस्ट किया है। अमेरिकी फ्लाइट डेटा के मुताबिक इतवार के रोज किया गया टेस्ट 4 साल में सबसे खतरनाक मिसाइल टेस्ट था। माना जा रहा है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी के खत्म होने के पहले किम जोंग उन अब तक 7 मिसाइल टेस्ट कर चुका है। इनमें से ज्यादातर छोटी या कम दूरी की मिसाइलें थी, लेकिन इतवार के रोज किए गए टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत खतरनाक था। इस टेस्ट से अमेरिका और साउथ कोरिया के अलावा जापान को भी खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने इतवार के रोज सुबह ये टेस्ट जगांग एरिया में किया। यहां से चीन और नॉर्थ कोरिया की सरहदें लगती हैं। साउथ कोरिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी इस टेस्ट की तस्दीक की है। इसके बाद अमेरिका और साउथ कोरिया के अफसरों ने टेलीफोन पर बातचीत की। साउथ कोरिया के मुताबिक इतवार के रोज किया गया टेस्ट साफ तौर पर यूएन की गाइडलाइंस के खिलाफ था। यह मिसाइल नॉर्थ कोरिया की समुद्री सरहद में गिराई गई। 2017 के बाद पहली बार इतनी खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया गया। नॉर्थ कोरिया को तनाव बढ़ाने से बाज आना चाहिए, ऐसा अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने इसको इंतबाह दिया है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो 2024 में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उतरने का मन बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अमेरिका में ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का खास करके जो व्हाइट अमेरिकन है उनमें उनका गहरा असर और पकड़ मानी जाती है। ट्रंप ने इतवार के रोज कहा कि अगर मैं दोबारा सदर बन जाता हूं तो 6 जनवरी 2021 को पार्लियामेंट पर हमला करने वाली मुलजिमीन को माफी देने पर गौर करूंगा। ट्रंप पिछली बार अमेरिकी सदर जो फिलहाल जो सदर है मौजूदा जो बाइडेन उनसे हार गए थे। ट्रंप अब तक ये इल्जाम लगाते आ रहे हैं कि पिछले सदर इलेक्शन में जमकर धांधली कर चुके हैं और उसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन जीता था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।